नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का MCQ लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, जो क्लास 12th का 9th चैप्टर है। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस 9th चैप्टर का नाम जो है वैश्वीकरण, जिसे इंग्लिश में हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आज सभी MCQ के बारे में पढ़ेंगे, इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले MCQ से। अगला स्लाइड में हमारा सबसे पहला MCQ कहता है वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए। तो देखिए, वैश्वीकरण जो है ना, जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग जो हैं वो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग। इससे जो लघु कुटीर उद्योग था ना, जो छोटे छोटे उद्योग थे ना, वो समाप्त हो गए। इससे सिर्फ पैसे वाले लोग ना पैसे कमा रहे हैं, गरीब लोगों का हक, पूंजी, पैसा सब खत्म हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमंडलीकरण किन किन क्षेत्रों को समाहित करता है? तो आर्थिक क्षेत्रों को समाहित करता है। हमारा जो आर्थिक जीवन है ना, उस पर प्रभाव डालता है क्या? भूमंडलीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? भूमंडलीकरण का आलोचक कौन नहीं है? तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा अमर्त्य सेन जो थे, वो इंडियन इकोनॉमिकिस्ट हैं, आप कह सकते हैं अर्थशास्त्री हैं हमारे भारत के। तो ऐसे में अगर उनका नाम लिया जाए तो वो जो है वो भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं रहे हैं कभी से भी। अगला प्रश्न हमारा कहता है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? भूमंडलीकरण जो है वो उदारवाद के विचारधारा पर टिका हुआ है। उदारवादी लोग जो हैं, जो उदारवादी सोच के लोग हैं, उनके विचारधारा पर भूमंडलीकरण जो है वो बेस्ड है, टिका हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कहता है एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? देखिए, मात्र एक जापान ऐसा देश है जो एशिया के अंतर्गत आता है, वही एकमात्र ऐसा देश है जो G8 का सदस्य है। G8 का सदस्य मात्र और मात्र जापान है। अगला स्लाइड हमारा कहता है वैश्वीकरण के अपरिहार्य कारण कौन सा है? प्रौद्योगिकी, जो नए नए विकास हो रहे हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो नए नए मशीनरी आ रही है, इनके कारण वैश्वीकरण के अपरिहार्य कारण को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व में विभिन्न हिस्सों में आवाजाही में उन्नति किस कारण से हुई है? आज विश्व के एक लोग जो है वो दूसरे जगह पर आसानी से जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब तो वीडियो कॉल का जमाना आ गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सारी चीजें जो हैं ये किन कारणों से आई है? ये सब आई है प्रौद्योगिकी में उन्नति। जो हमारा टेक्नोलॉजी हाई हुआ है ना, जो हमारी टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है ना, इन कारणों से हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही है। अगला स्लाइड है वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकत में क्या हुई है? कमी आई है। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, मैंने चैप्टर बताते समय भी आपको बताया था, जिस प्रकार से वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है कि सरकारों की शक्ति में कमी आई है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है? आर्थिक वैश्वीकरण से क्या मतलब है? तो देखिए, इसमें होता है विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाना। जब अलग अलग देश का एक साथ जुड़ाव होता है तो वैश्वीकरण में क्या होता है, हमारे देश के प्रोडक्ट वहां बेचे जाते हैं, उस देश का प्रोडक्ट हमारे देश में बेचे जाते हैं। इस तरह से हमारा आर्थिक ग्रोथ होता है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वैश्वीकरण प्रत्येक अर्थों में सकारात्मक ही नहीं नकारात्मक भी हो सकता है। मैंने चैप्टर बताते समय आपको बताया था कि वैश्वीकरण से सिर्फ और सिर्फ फायदा ही नहीं, नुकसान भी हुआ है। हमारे संस्कृति का नुकसान हुआ है, हमारे खान पान का नुकसान हुआ है। हम जो है वैश्वीकरण के बाद दक्षिणी देशों की सभ्यताओं को अपने यहाँ ले आए हैं, और इस तरह से इसे आप सकारात्मक और नकारात्मक, तो अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वैश्वीकरण के आलोचक अनेक तर्क देते हैं, जिनमें वामपंथी रुझान रखने वाले का क्या तर्क है? वामपंथी भी एक सोच है। वो लोग क्या कहते हैं? यह पूंजीवाद की वह अवस्था है, यह पूंजीवाद की वह अवस्था है जो धनिकों और धनिक जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत वर्चस्व वाले लोग हैं, उनको और अमीर बनाता जा रहा है, और जो गरीब तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, बिना पैसे वाले लोग हैं, उनको और गरीब बनाता जा रहा है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को देखकर क्या तर्क देते हैं? तो उनका कहना है कि राजनीतिक अर्थों में राज्य को कमजोर बनाता है। वैश्वीकरण जो है वो राज्य की शक्तियों को लगाम लगाता है, कम कर देता है, और इनको आवश्यकता किस चीज की है, किस चीज से अब ये आगे बढ़ सकते हैं? इनको संरक्षणवाद की नीति को अपनानी चाहिए, ऐसा मानना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना है जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम। जो ग्लोबलाइजेशन का विरोध हो रहा है, जिस संघ के माध्यम से हो रहा है, जिस कमिटी के माध्यम से हो रहा है,
ग्लोबलाइजेशन का विरोध मतलब वैश्वीकरण के विरोध करने वाले मंच का नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसे WSF के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अजमेर में हुई थी और 2004 ईस्वी में इसकी चौथी बैठक जो हुई वो कहाँ हुई, वो बंबई में हुई थी। यहाँ पे बंबई लिखा हुआ है लेकिन आप इसे मुंबई भी ले सकते हैं क्योंकि अब बंबई का नाम बदल गया है, अब इसका नाम मुंबई हो गया है, मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुंबई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हुआ है। अगर इस सारे ऑप्शन में पूछा जाए, संकुचन मतलब होता है कम होना, प्रभाव शून्य हुआ है मतलब प्रभाव विहीन हो गया, कोई मतलब ही नहीं बनता, इनमें से कोई नहीं, विस्तार हुआ है, ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हुआ है, बहुत तेजी से फैला है। अगला प्रश्न हमारा कहता है वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, जब से वैश्वीकरण हुआ है ना, तब से पूरी दुनिया का जो बिजनेस है, व्यापार है, वो एक देश से दूसरे देश में फैलने लगा। तो इससे क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है वैश्वीकरण का परिणाम विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। ये शुरुआत से ही मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जो पूंजीपति देश है ना, जो पैसे वाले देश हैं, जैसे कि दक्षिण के कुछ देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये सब देश बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अलग अलग देश हैं, जो अलग अलग देश हैं, उनका फायदा भी यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। हर एक देश में समान तरीके से वैश्वीकरण के फायदे आपको नहीं देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच में जुड़ाव बढ़ रहा है। जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण आया है और लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए हैं, लोगों में व्यापार बढ़ा है, तब से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ विभिन्न भागों में व्यवसाय एवं लोगों के बीच में जो जुड़ाव है, विश्वास है, वो बढ़ा है। किन कारणों से बढ़ा है, वैश्वीकरण के कारण से बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण से बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा हो रहा है? तो इंडियन सोशल फोरम के द्वारा हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन अर्थात आप कह सकते हैं वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। कुछ कारणों से वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव हमारे संस्कृति, हमारे देश के अंदर हो रही है, जिसके खिलाफ आवाज उठाया जाता है। वो किन संस्थाओं के द्वारा उठाया जाता है? उन संस्था का नाम है इंडियन सोशल फोरम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के विरुद्ध आंदोलन की क्या मांग है? जो वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों का मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए आप काम करें। मतलब हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो तो आप ठीक करो ही, लेकिन इस कारण से आप हमारा जो है और सारी संस्कृति और देश के जो चीजें हैं उन्हें आप नुकसान न पहुंचाओ। अगला प्रश्न हमारा कहता है वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है? तो पूंजी के प्रवाह से भी है। पूंजी का भी प्रवाह जो है वो वैश्वीकरण के अंदर ही आता है। वस्तु का प्रवाह भी जो है, प्रोडक्ट जो एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे भी हम वैश्वीकरण के अंदर ही रखते हैं। तीसरा है हमारा प्रौद्योगिकी एवं विचार। जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। ऐसे में एक देश से दूसरे देश में जो टेक्नोलॉजी जा रहा है, इसको भी हम वैश्वीकरण के प्रभाव के अंदर ही रखते हैं। और विचार तो जाहिर है, हमारी संस्कृति तो जाहिर ही है, हमारा बोल चाल, खान पान, रहन सहन, कपड़े, ये सब जो है, ये सब भी एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों पार्ट्स को इसके अंदर ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। और ये तीनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों पार्ट्स के बारे में मैंने आपको चैप्टर में डिटेल्स में समझाया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर वीडियोस को जरूर देखें। अगला प्रश्न हमारा जो कहता है वो कहता है नई आर्थिक नीति। देखिए, नई जो आर्थिक नीति आई है उसमें भी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जोड़ा गया है। पहले की नीति में तो ये ऐड था ही, लेकिन हाल फिलहाल में जो नई नीति आई है उसमें भी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले, आपने पार्ले का नाम जरूर सुना होगा। पार्ले बहुत ही फेमस कंपनी है हमारे इंडिया के लिए। तो पार्ले कंपनी जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। वहीं पे हम बात कर ले फोर्ड मोटर, फोर्ड जो कार बनाता है, कार वगैरह का निर्माण करता है, तो फोर्ड मोटर जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग जो मोबाइल बनाता है, लैपटॉप बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, टेलीविजन बनाता है, मतलब कोर कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्टों का निर्माण करता है।
तो ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोको कोला का नाम किसने नहीं सुना? विश्व के सभी देशों में, वो चाहे छोटे हो या बड़े हो, किसी भी जगह की बात कर ली जाए तो कोको कोला आपको हर देश में मिलेगा। तो कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन पार्ले की अगर बात कर ले तो पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वैश्वीकरण के आधार हैं। वैश्वीकरण का आधार क्या है? तो वैश्वीकरण का आधार है व्यवसाय संबंधी अवरोध, पूंजी का निर्बाध प्रवाह और श्रम का निर्बाध प्रवाह। ये तीनों पॉइंट जो हैं वो वैश्वीकरण का आधार है। वैश्वीकरण के अंतर्गत इन सभी पॉइंट्सों के ऊपर भरपूर ध्यान दिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है? जो वैश्वीकरण को सफलतापूर्वक लेके चल रहे हैं वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है? प्रौद्योगिकी में प्रगति, जो टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन हमारा हाई होता जा रहा है। साथ ही सूचना एवं संचार का विकास। आज से 50 साल 100 साल पहले आपने देखा होगा कि किसी प्रकार का मोबाइल, टेलीफोन, फेसबुक, ट्विटर ये सब नहीं था। आज के समय में आप देखिए हमें चिट्ठी और टेलीग्राम करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मोबाइल से फोन लगा के बात कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि संचार का जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संचार में भी बात कर ले तो शुरुआत में जो फोन आया था उसमें 2G सिम लगता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आने वाला है, 6G आएगा। इस तरह से इसके अंदर भी आपको तरह तरह के हाई डाटा, हाई इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से हमारा टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसे ध्यान से रट लीजिए, याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं? अगर अभी बात किया जाए विश्व व्यापार के संगठन के देशों की, मतलब कितने देश मिलके विश्व व्यापार संगठन में काम कर रहे हैं, तो टोटल जो इनका आंकड़ा है वो 149 है। 149 देश मिलके अभी विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं, मतलब इनके 5 जो टाइप्स हैं वो 5 टाइप पे वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन है वो काम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लिए। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से जानते हैं का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इस तरह से आपने देखा कि आपका क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन, ये पूर्ण रूप से यहाँ पे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे वो समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के MCQ को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए स्पेशल उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। साथ ही साथ यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम आपके साथ मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।